हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो एथेरोस्क्लेरोसिस देखिए क्या है, वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, और डिजीज ऑफ इलास्टिक आर्टरीज एंड लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज। तो ये इलास्टिक आर्टरी और लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी की डिजीज़ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से अलग हुई, क्योंकि वो स्मॉल या मीडियम साइज आर्टरी की डिजीज़ थी। और फिर देखिए क्या बताया जा रहा है, ए फॉर्म ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का एक ही फॉर्म है, कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लग्स इन ट्यूनिका इंटीमा। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का एक फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल प्लग्स ट्यूनिका इंटीमा में बिल्डअप हो जाते हैं, जिस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जनरेट होता है। और इसके लोकेशन की बात कर लें तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इससे हम याद रख सकते हैं, एक कॉपी कैट नेम्ड विलस। तो देखिए ए से एब्डोमिनल एओर्टा सबसे ज़्यादा चांस यहाँ होता है, और सी ओ से कोरोनरी आर्टरी, और पी से देखिए पेप्लोटियल आर्टरी, और कैट से देखिए कैरोटिड आर्टरी, और उसमें भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ज़्यादा कॉमन है, और विलिस सर्कल ऑफ विलस। तो इस तरीके से ये इसका सीक्वेंस है कि कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा एब्डोमिनल एओर्टा, फिर कोरोनरी आर्टरी, फिर पेप्लोटियल आर्टरी, फिर कैरोटिड आर्टरी, फिर सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल में देखिए हाइपरटेंशन है, टोबैको स्मोकिंग है, डिसलिपिडीमिया है, और डिसलिपिडीमिया मीन्स इंक्रीज एलडीएल और डिक्रीज एचडीएल, और डायबिटीज़ भी है। ठीक है, और इसके साथ साथ होमोसिस्टिनीमिया भी है। ठीक है, मेजर कॉज यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन उसको भी हम याद रख लें कि होमोसिस्टिनीमिया भी इसका एक मेजर कॉज है। और नॉन मॉडिफाइबल में बात करें तो देखिए एज, मेल सेक्स इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से मेल सेक्स में एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा कॉमन है। और पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस और फैमिली हिस्ट्री, तो इन सब चीज़ों में एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, और ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए यहाँ पे हम बात कर लें इन्फेक्शन से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो हर्पीज के इन्फेक्शन से, साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन से, और क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन से, तो इससे भी हमको एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब सिम्टम की बात करें तो देखिए सिम्टम यहाँ पे बताया गया, एंजाइना भी देखने को मिल सकता है, या इसी तरीके से क्लॉडिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सिम्टम ही देखने को मिले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये एसिम्टोमेटिक भी रह जाए, तो ये हमको याद रखना है। और उसके बाद फिर इसकी पैथोजेनेसिस क्या है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट इन पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में इन्फ्लामेशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन हो जाता है। एंडोथेलियल सेल इंजरी होगी, जिसकी वजह से एंडोसेल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो ये एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन ये इन्फ्लामेशन की वजह से भी होता है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से भी होता है, और हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है। तो किसी वजह से भी एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन होगा, उस वजह से ये आगे पूरी पैथोजेनेसिस चलेगी। इसमें सबसे कॉमन इन्फ्लामेशन है, इस वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन दिया गया है। तो देखिए एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन जब होगा, ये देखिए नॉर्मल आर्टरी है, और ये देखिए ये ल्यूमन है, और इसमें क्या हुआ, एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन। तो जब एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मैक्रोफेजेस एंड एलडीएल एक्यूमुलेशन। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से देखिए मैक्रोफेज और एलडीएल जो होंगे ये एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि डैमेज एंडोथेलियम, तो एंडोथेलियम डैमेज हुए, जिसकी वजह से मैक्रोफेज और एलडीएल यहाँ इकट्ठा होने लगे। और उसके बाद फिर क्या है कि फॉर्म सेल फॉर्मेशन, फिर फॉर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए ये मैक्रोफेज जब आए तो ये मैक्रोफेज एलडीएल की वजह से लिपिड लेडन मैक्रोफेज हो गए, यानी इनमें बहुत ज़्यादा लिपिड का कंटेंट आ गया मैक्रोफेज में, तो इसी को हम बोलते हैं लिपिड लेडन मैक्रोफेज। और यही लिपिड लेडन मैक्रोफेज आगे जाके फॉर्म सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ये फॉर्म सेल भी बन गया, और इसी को हम बोलते हैं फैटी स्ट्रीक। तो देखिए फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखिए एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ, जिसकी वजह से मैक्रोफेज आए और एलडीएल आया, और फिर ये जब कंबाइन हुआ एलडीएल लेडन मैक्रोफेज बना, और ये फॉर्मेशन किया फॉर्म सेल का, तो इसी को हम बोल दिए फैटी स्ट्रिक। तो फैटी स्ट्रिक का फॉर्मेशन हो गया, तो ये देखिए फॉर्म सेल फॉर्मेशन, तो फॉर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से फैटी स्ट्रिक का फॉर्मेशन हो गया, पूरे को फैटी स्ट्रिक हम बोले। और फिर फैटी स्ट्रिक के बाद स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन, स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन हमको देखने को मिलेगा, और इसमें रोल कौन प्ले करेगा, पीडीजीएफ और एफजीएफ, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रिनोजन ग्रोथ फैक्टर। तो ये स्मूथ सेल माइग्रेशन में रोल प्ले करेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ सेल यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे। और फिर क्या होगा, प्रोलिफरेशन, तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन भी होगा,
एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन। फिर जब प्रोलिफरेशन होगा तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये देखिए इसका डिपोजिशन हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। इस वजह से देखिए ये ल्यूमेन देखिए पहले यहाँ कितना चौड़ा था, अब देखिए धीरे धीरे ल्यूमेन कितना पतला हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद फिर क्या होगा, फाइब्रस प्लग। तो फाइब्रस प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स एथ्रोमास, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एथ्रोमास का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स एथ्रोमास का फॉर्मेशन हुआ और कैल्सिफिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम कंटेंट को रिलेट्स विद रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो कैल्शियम का जो कंटेंट होगा उसी हिसाब से रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन को हम कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कितना ज़्यादा क्या होगा। तो ये तो हमने पैथोजेनेसिस देख ली, ये स्टेप है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल था एंडोथेलियम, और उसके बाद देखिए ल्यूमेन कितना अच्छा था। फिर यहाँ पे देखिए एंडोथेलियल डिसफंक्शन हुआ, उसकी वजह से मैक्रोफेज आए और एलडीएल भी आएगा। और जब एलडीएल और मैक्रोफेज आएंगे तो देखिए एलडीएल मैक्रोफेज बन जाएंगे, यानी लिपिड लेडन मैक्रोफेज बन गया। और यही ज़्यादा जब हो जाएंगे तो फॉर्म सेल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो फॉर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसी को हम फैटी स्ट्रिक फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये देखिए फैटी स्ट्रिक फॉर्मेशन हो गया। और फिर ये फैटी स्ट्रिक फाइब्रेशन के बाद फिर देखिए पीडीजीएफ और एफजीएफ ये स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से स्मूथ सेल माइग्रेशन होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ और फाइब्रस प्लग का फॉर्मेशन हो गया। देखिए फाइब्रस प्लग का फॉर्मेशन हुआ और कॉम्प्लेक्स एथ्रोमास का फॉर्मेशन हो गया। देखिए कॉम्प्लेक्स एथ्रोमास हमको यहाँ पे देखने को मिल गए। और फिर इसमें कैल्सिफिकेशन होगा, और ये कैल्सिफिकेशन जो होता है ये सीवियरिटी को डिफाइन करता है, कितना ज़्यादा सीवियर होगा। ठीक है, तो ये हमने आज एथेरोस्क्लेरोसिस देख लिया। तो इसमें देखिए जब हम यहाँ पे प्लग की बात किए तो देखिए ये प्लग यहाँ पे जो बना, इसमें देखिए दो चीज़ होती हैं। प्लग पहले देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये चीज़ जो है समझो हमने इसको यहाँ पे जूम कर दिया। ठीक है, इसी चीज़ को, यानी ल्यूमेन ये हल्का सा पतला सा यहाँ पे है, बस हमने इसको जूम किया। तो इसमें देखिए ये फाइब्रस कैप है बाहर से, और ये अंदर देखिए नेक्रोटिंग कोर है। ठीक है, तो ये फाइब्रस कैप और नेक्रोटिंग कोर। तो फाइब्रस कैप, इस नेक्रोटिंग कोर, जहाँ पे नेक्रोटिंग कोर में कोलेस्ट्रॉल होता है, सेल डेब्रीज होते हैं, फॉर्म सेल होते हैं, सारे प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कवर किए रहता है। तो ये अब इसी बेसिस पे दो इसमें डिवाइड होता है, देखिए स्टेबल में और अनस्टेबल में, जिसको हम वेनरेबल बोलते हैं। तो प्लग स्टेबल कौन सा होता है, जिसमें मेन कंपोनेंट फाइब्रस कैप होता है। ये फाइब्रस कैप अगर मेन कंपोनेंट है तो इसको स्टेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल रहता है और यहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं तक ये लिमिटेड रहता है, इस वजह से इसको स्टेबल बोला गया। और अगर ये नेक्रोटिंग कोर ज़्यादा है ना, ये मान लो ज़्यादा है, तो ये वेनरेबल या अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से निकल के फिर दूसरे टिश्यू में या दूसरी लोकेशन पे जाके वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसी वजह से इसको अनस्टेबल या वेनरेबल बोलते हैं। और ये देखिए स्टेबल वाला जो है ये लेस हार्मफुल होता है बनिस्बत वेनरेबल के, क्योंकि ये सिर्फ एक लोकेशन तक महदूद रहता है और ये यहाँ से डीअटैच होकर कहीं भी जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा, इस वजह से ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इस तरीके से हमने प्लग की बात कर ली कि दोनों तरह के कौन से होते हैं और दोनों में कौन सा ज़्यादा हार्मफुल होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लें, ये देखिए नॉर्मल, जब यहाँ पे एंडोथेलियल बिल्कुल नॉर्मल थी, इस वक्त जब ब्लड फ्लो होता है तो यहाँ पे देखिए लीनियर ब्लड फ्लो होता है। और जब लीनियर ब्लड फ्लो होता है तो यहाँ पे KLF2 फैक्टर रिलीज होता है, और ये KLF2 फैक्टर को हम क्रूपेल लाइक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्रूपेल लाइक फैक्टर 2 रिलीज होता है, और ये क्रूपेल लाइक फैक्टर 2 या KLF फैक्टर 2 ये स्टिमुलेट करता है एथ्रोप्रोटेक्टिव जीन को। जब एथ्रोप्रोटेक्टिव जीन को स्टिमुलेट करेगा तो इसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जो एथ्रोप्रोटेक्टिव होंगे, इस वजह से ये इनहिबिट कर देंगे एथेरोस्क्लेरोसिस को। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन जब ये हीमोडायनेमिक चेंजेस आते हैं, ये लीनियर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे यही बात की। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ हमको ये याद रखना है कि इसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन क्या क्या होती है। तो एक कॉपी कैट नेम्ड विलस, इससे हम याद रख लेंगे। और उसके बाद फिर सिम्टम देखिए, तो इस सिम्टम इसमें दो यहाँ पे बताया गया है, और ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। और रिस्क फैक्टर दो टाइप के होते हैं, मोडिफाइबल और नॉन मोडिफाइबल। ठीक है, और नॉन मोडिफाइबल में फैमिली हिस्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट देखा कि इन्फेक्शन की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और वो 3 इन्फेक्शन है, हर्पीज और साइटोमेगालोवायरस और क्लेमाइडिया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और ये पैथोजेनेसिस हम कंप्लीट ही कर चुके हैं पहले ही 2 बार। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक फुल्ली कंप्लीट हुआ।